हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले सीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस संस्था में आप लोगों के लिए बेहतर तरीके अपनाया गया, जैसे ऑफलाइन क्लासेस ये आपको दिया जा रहा है, बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं और आप लोग भी इतना सजेस्ट करें, इतना मैं इस वीडियो को देखें और फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ। और अपने जो आप इस जो कोर्स में अप्लाई किए हैं, आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपका ये चीज़ें बेहतर तरीके से आपको फैसिलिटी दी जा रही है। बट आपको जैसे आपके भाई हो या अदर कोई स्टूडेंट हो कराना चाहता है, इसमें एडमिशन चाहता है, तो इस कॉलेज में आपको बेहतर तरीके से सीखने का मौका मिलेगा और बहुत सी जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको आपका लाइफ और आपका अगर कोर्स अप्लाई करके पूरे कंप्लीट हो जाता है 2 ईयर 4 ईयर से कोई भी चीज़ें जो जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किए, यदि वो कोर्स आपको कंप्लीट हो जाए, आपको एक सुनहरा मौका दिए, जैसे आपको प्लेसमेंट और बहुत सी कंपनियों आपको इंटरव्यू के लिए प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपको वो चीज़ें बताया जाएगा और समझाया जाएगा। इससे स्टूडेंट आप लोगों को भविष्य सुधर सकता है, अपने लाइफ के करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आपके एक न्यू सेशन, एक न्यू तरीके से आप बताना चाहते हैं कि इस कॉलेज में आपको ऑफलाइन क्लासेस दिया जा रहा है, जिससे आप लोग आइए और अच्छे से अपना परफॉर्म कीजिए। और ऑनलाइन सिस्टम ये आपको हमेशा के लिए कर दिया गया है, जिससे कि जो लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड होता है, जो डेली पढ़ाया जाता है, वो लेक्चर आपको यूट्यूब के माध्यम से पीआर मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज या पीआर मेमोरियल प्राइवेट आईटीआई के चैनल पर प्रोवाइड किया, जिससे आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसा आपको हम व्हाट्सएप कैलकुलेशन जो कि पढ़ा रहे हैं और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये आपका जो है कि फर्स्ट ग्रेड सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया गया है। और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन कुछ टॉपिक बचा है, वो भी क्लियर कर देंगे आपका जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, मतलब कि 2020 वाले स्टूडेंट जैसे कि उनका एग्जाम भी नहीं हुआ है, और न्यू सत्र वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बेहतर तरीके से है कि जल्द ही उनके लिए भी ऑफलाइन और ऑफलाइन चल रहा है, उसके बाद ऑनलाइन भी प्रोवाइड होता है और पढ़ाया जाता है। ये हमारा न्यू बच्चों के लिए भी लागू होता है, जो चीजें पढ़ाया जा रहा है। ओके गाइज, तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और अपने सिलेबस पर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को टॉपिक जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट नाम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। क्या है? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्या आता है स्टूडेंट? इसमें मैथ और आपको साइंस के बारे में प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें हम किस यूनिट्स पढ़ाने वाले हैं आपको? फ्रैक्शन, यानी कि घर्षण। घर्षण किसे कहते हैं उसे हम आपको एक अच्छे फिगर के अनुसार आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो आइए हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं फ्रैक्शन, यानी कि घर्षण क्या होता है। घर्षण टाइप ऑफ घर्षण, यानी कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इसका हिंदी होता है स्टूडेंट घर्षण। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। घर्षण क्या होता है और क्यों इसको अप्लाई किया जाता है, उसको जानते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट थोड़ा बताइए किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। घर्षण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए जब एक ठोस सतह जब एक पार्टिकुलर पर रखा जाता है, जैसे आपका हो गया मेज हुआ या चेयर हुआ या कोई ठोस मटेरियल, वह क्या हुआ एक सतह से दूसरे ठोस वस्तु पर रखा जाता है। जैसे हम आपको देखते हैं, ये हमारा क्या है? पेन है, ये डस्टर है। ठीक है, इसको हम एक जगह अप्लाई कर दिए, मान लीजिए यहाँ पर हम अप्लाई किए, यहाँ से इसको हम ले जाने में यहाँ करते हैं, ये हमारा क्या हुआ? एक घर्षण की तरफ, यानी कि एक स्थान से दूसरे सतह पर ले जाने पर चलाया जाना या रखना, तो हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है, फंक्शन जिसे बोलते हैं घर्षण। ठीक है, इस तरीके से फिगर के अनुसार में रूप से समझाया गया है, बट आपको एक थ्योरेटिकल रूप से समझा देते हैं क्या होता है। चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे घर्षण क्या होता है? जब हम एक ठोस सतह पर दूसरे ठोस वस्तु को रखा जाता है, तो दोनों सतहों के बीच एक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है स्टूडेंट? बल, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल यानी कि एक बल उसके बीच उत्पन्न जो हमारा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है तथा वस्तु को एक दूसरे के क्या सरकने की रोकने का प्रयास करता है, या इस बल को घर्षण कहा जाता है। आप लोग जैसे जानते हैं स्टूडेंट कि हमारा
ये क्या है, हमारा एक ठोस मटेरियल है। क्या है? ठोस मटेरियल, फर्स्ट मटेरियल एंड सेकेंड मटेरियल। ठीक है, ये दो मटेरियल है। अब अगर हम इसे जो है अपना फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो हमारा ये क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी जब हमारा बढ़ेगा, ये हमारा बढ़ने की जो वृत्ति होती है उस पर हम घर्षण कहते हैं। यानी कि जो इसके बीच में डिस्टेंस में जो घर्षण पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, उसे हम बोलते हैं क्या, घर्षण। ठीक है, अब क्या कहेंगे, अगर कहा जाए जो हमारा एक दूसरे के प्रयास में रोकता यानी कि बाधा डालता है, उसे हम घर्षण कहते हैं। जब हम इस सतह पर किसी क्रिया के द्वारा किया जाए, कोई चीजें सुधारना हुआ या किसी अन्य उपयोगी वस्तुओं को मिलाना हुआ, तो हम क्या करते हैं, घर्षण का उपयोग करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन का उपयोग करते हैं। अब जानते हैं, जैसे पूछ लिया घर्षण का क्या कारण होता है या घर्षण का क्या उपयोग होता है। देखिए, सामान्य तौर पर कोई भी सतह पर पूर्ण जो हमारा चिकनी हुई या आपत्ति हुई किसी अलग परिणाम से उठाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई गड्ढा हुआ या कोई चीजें जहां पर खाल यानी कि जहां पर ढलाव का प्रयास हो, वहां हमारा क्या है, अगर हमारा एक प्रकार से ये हमारा हाइट है, क्या हाइट है दिया है, और इसको हम इस पर यहाँ पर हम लो मानी क्या हाई और इधर लो मानते हैं। ठीक है, अगर हम इसे जो है कि यहाँ से कोई वस्तु जाते हैं, डायरेक्टली उससे हमारा क्या करता है, गिर जाता है। बट हमें अगर यहाँ पर हमको ऊंचाई पर ले जाना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, तब हमारा यहाँ पर बल लगेगा, घर्षण लगेगा, जिससे वजह से हम जब तक हम प्रेशर देंगे नहीं, तब तक यहाँ हाई पर पहुंचेगा नहीं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया है। ठीक है, लिख लीजिए टाइप्स ऑफ घर्षण। एक था, जैसे मान लीजिए टाइप्स ऑफ घर्षण में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जैसे नोट कर लीजिए आपका, जैसे लिखा है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन पहला आपका है लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में से बोलते हैं एक प्रकार से बोलते हैं चरम या सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होता है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। यह क्या होता है, यह स्टूडेंट वह है, वह सतह होती है जो हमें उसके सतहों के बीच गति प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल या सीमांत बल लगाया जाता है, तो हमारा वहां क्या कहलाता है स्टूडेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ओके गाइस, अब जैसे मान लीजिए यदि हमारा गति की दिशा के विपरीत कार्य कर रहा है, तब हम सीमांत घर्षण का उपयोग करते हैं। अगर हमारा क्या दिशा के सीमांत विपरीत कार्य नहीं कर रहे हैं, तब हम वहां पर सीमांत का यानी कि उस सीमांत घर्षण का उपयोग नहीं करेंगे। जो हमारा क्या एक विपरीत दिशा में घर्षण करता है, तब हम सीमांत का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए पहला हमारा लिमिटिंग फंक्शन फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम बताएंगे, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं, सेकंड में हमारा क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है स्टूडेंट, जब दो हमारा पिंड क्या है, नोट कर लीजिए, जब हमारा दो, नोट डाउन कर, इसको नोट डाउन कर लीजिए हिंदी, जब दो पिंड एक दूसरे के स्पर्श करते हुए समानांतर या साम्यावस्था में हो जाता है, तब उसकी स्थिति स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाते हैं। जैसे अभी आप लोग बताए हैं, क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां ये स्थैतिक घर्षण का उपयोग उत्पन्न होता है, यानी कि एक साम्यावस्था में होता है, तो उस स्थिति को हम स्पर्श करती हुई गति करती है उत्पन्न करती, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल फ्रिक्शन कहते हैं, जिसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। इसका मेन थ्योरेटिकल ये है, अगर पूछ लिया कोई स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं, तब आपको बताना है स्थैतिक घर्षण वह है जब हम दो पिंडों एक दूसरे को स्पर्श करते हुए साम्यावस्था में हो, तो इस स्थिति को उसके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाते हैं या कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आपका है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि गतिज घर्षण। गतिज घर्षण क्या है, आप लोग बताइए। देखिए, गतिज घर्षण वह घर्षण है जिसके माध्यम से क्या, जिसके माध्यम से जब हम एक पिंड दूसरे पिंड पर
फिक्शन यानी कि फिक्शन कर रहा हो उसके बीच की गति ऐसी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए ऐसी अवस्था होनी चाहिए उसके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि कोई अवस्था है जो कि ऐसी अवस्था है जो उसके बीच स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, गतिज घर्षण कहते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अविलंब प्रतिक्रिया। क्या अविलंब प्रतिक्रिया जिसे बोलते हैं नॉर्मल फ्रिक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्रिक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं क्या स्टूडेंट, अविलंब प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं, अविलंब प्रतिक्रिया। अविलंब प्रतिक्रिया क्या होती है स्टूडेंट, वह अविलंब प्रतिक्रिया वह होती है जब एक ठोस, क्या एक हमारा ठोस, जैसे हमारा पेन ये हो गया, मार्कर हो गया, ये भी एक ठोस है, ठीक है। जब हम एक ठोस वस्तु की सतह पर रखी जाती है तो ठोस वस्तु उसे स्पर्श करते हुए या उसके अपने भार के बराबर बल उस सतह पर डालती है, तो इस बल को क्या कहते हैं, उस बल के कारण उस सतह पर ठोस वस्तु की प्रतिक्रिया होती है। जब हमारा ठोस वस्तु की प्रतिक्रिया होगी तो हमारा उसके बीच जितना ही बल लगेगा उस सतह पर वह हमारा पूर्ण रूप से उसे दबाती हुई उसके बल के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया वस्तु पे भिन्न होगा। जैसे मान लीजिए यदि हमारा क्या हुआ, अविलंब ऊपर की ओर कार्य करती है, क्या प्रतिक्रिया वस्तु के अविलंब के ऊपर अगर वर्क करती है, कार्य करती है, तो इस प्रतिक्रिया को अविलंब की प्रतिक्रिया कहते हैं। यदि हमारा कोई मतलब जितने बल की वस्तु की सतह पर नीचे की ओर दबाती है उसके उतने ही बल के सतह की प्रतिक्रिया वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करती, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रतिक्रिया अविलंब अवक्रिया या प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसे उदाहरण के लिए कहा जाए कि अविलंब प्रतिक्रिया किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग स्टूडेंट मालूम रहे अविलंब प्रतिक्रिया हम आर से प्रदर्शित करते हैं, क्या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं तो जैसा इस फिगर में आपको इस डायग्राम से समझाया गया है, ये हमारा क्या है, आर यहाँ पर दिया गया है, क्या कैपिटल आर दिया है, कैपिटल एफ दिया है और कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल पी दिया है। अब समझते हैं आर क्या है। आर हमारा स्टूडेंट अभी पढ़ा है आप लोगों को अविलंब प्रतिक्रिया है, क्या बोलते हैं इसे, अविलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं, लिख लीजिए। अविलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं। अब इसे यहाँ पर W है, W क्या बोलेंगे, F की क्या बोलेंगे स्टूडेंट, F हम बोलेंगे घर्षण बल, जानते हैं F माने फोर्स, क्या फोर्स यानी कि घर्षण बल, ठीक है। और W क्या है, W हमारा क्या है स्टूडेंट, भार है, जिसे बोलते हैं वेट, ठीक है, क्या है भार, ठीक। और P क्या है हमारा स्टूडेंट, P हमारा बाहरी बल है, क्या बाहरी बल, जिसे बोलते हैं वाह बल, ठीक है, यानी कि बाहरी बल, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पूछ लिया कि हमारा अविलंब प्रतिक्रिया जो है आर से प्रदर्शित करते हैं और घर्षण बल किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और वाह बल किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको मालूम रहना चाहिए। यह क्या कर रहा है, इस क्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये जो फिगर डायग्राम बना है इस फिगर डायग्राम से आप क्या समझते हैं, देखिए इस फिगर डायग्राम से आपको यह मतलब निकलता है अगर वस्तु हमारा क्या करता है कोई आमने भार यानी कि अपने भार के बराबर बल की सतह पर डालती हुई प्रतीत होती है तो हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा अविलंब प्रतिक्रिया कहलाता है। देखिए स्टूडेंट सभी क्या है बराबर, सभी क्या है बराबर है। जब बराबर घर्षण बल प्रयोग जो आर अविलंब प्रतिक्रिया कर रही है तो वहां पर हमने क्या डिसाइड होगा, यानी कि आर लगेगा, ठीक है। अब कहेंगे अर्थात कहा जाए आर से प्रदर्शित करते हैं अविलंब प्रतिक्रिया और इससे एक फार्मूला बन जाएगा, अगर लिख दिया अर्थात मान लीजिए आर इक्वल टू डब्ल्यू, बहुत जगह ये भी पूछता है नॉर्मल फ्रिक्शन यानी कि अविलंब प्रतिक्रिया
कि ऐसा कुछ अभिनय प्रतिक्रिया R से प्रदर्शित करते हैं तब उसका किस फार्मूले पर डिपेंड करेगा, तब R इक्वल टू W। R क्या है अपन का, R है आपका अभिनय प्रतिक्रिया और W क्या है वेग, ठीक है, जिसे बोलते हैं भार। अभिनय प्रतिक्रिया बराबर भार, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सीमांत घर्षण। क्या है स्टूडेंट, सीमांत घर्षण। लिख लीजिए आप लोग टॉपिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लिमिटिंग फंक्शन। ठीक, अब बताइए स्टूडेंट सीमांत घर्षण होता क्या है, इसको बताइए सीमांत घर्षण होता क्या। अभी आप लोग बताए हैं कि चरम या सीमांत घर्षण बल, यानी कि सीमांत घर्षण बल बताएं। अब हम पूछ रहे हैं आपसे सीमांत घर्षण क्या होता है, इसे बोलते हैं लिमिटिंग, देखिए इसे बोलते हैं लिमिटिंग फंक्शन, ठीक है। अब लिमिटिंग फंक्शन होता क्या है उसको जान लीजिए। लिमिटिंग फंक्शन जब दो ठोस पदार्थों या जो दो यानी कि दो ठोस पदार्थ, जैसे आपको हो गया क्या, ये आपका डस्टर हो गया, ये मार्कर होगा, दो हमारा क्या है ठोस पर सतह है, यानी कि यह ठोस पदार्थ करते हैं या ठोस दो सतहों पर हम केंद्रित कर देते हैं, क्या करते हैं केंद्रित कर देते हैं। यह दो सतहों के आपस में एक दूसरे पर चलने का प्रयास किया जाता है तो हमारा सतहों के मध्य जो घर्षण पैदा होता है या उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सीमांत घर्षण बोलते हैं। जैसे जैसे हम वाह पर क्या करते हैं बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे हमारा घर्षण भी क्या करता है इंक्रीज करता रहता है, यानी कि बढ़ता रहता है। और जब हमारा इस इंक्रीज करता हुआ यानी कि बढ़ता हुआ प्रतीत होता है तो हमारा वस्तु की अवस्था ऐसी आती है कि ठोस सतह पर ठीक चलने वाली होती है, उस पर हम क्या करते हैं उस समय अपनी घर्षण बल अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचाते हैं या उच्चतम सीमांत पर पहुंचाते हैं जब हमारा वस्तु को चलने की रोकने का प्रयत्न करता है। जैसे हमारा इस उच्चतम अगर घर्षण बल के सीमांत घर्षण के उपयोग में ले तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यदि अभी आप लोगों को सीमांत बल बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर रहा है। जैसे यदि हम अधिक ऊंचाई पर यानी कि उच्चतम सीमांत पर प्रयुक्त करते हैं और हमारा क्या है न्यूनतम, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये हमारा क्या है उच्चतम सीमांत, इसे हम न्यूनतम सीमांत बोलेंगे। जब हम यार दो ठोस सतह पर यानी कि फर्स्ट सेकंड दो सतह है, चाहे हम इस पर ले सकते हैं फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं, ठीक, दो सतह है। अब दो सतहों के बीच अगर हम दो ठोस के सतह पर अगर आपस में एक दूसरे पर चलने का प्रयास किया जाए तो हमारा क्या करता है उस सतह के मध्य घर्षण उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है घर्षण उत्पन्न। अगर हमारा देखते हो कोई चीज अगर वाहन हुआ या कोई चीज आपका जो ठोस गाड़ी चले तो वो क्या वाहन, जैसे वाहन मान लीजिए कोई सा जैसे मोटरसाइकिल या कार हुआ, वो क्या करता है अगर हम एक रोड के सीमांत के रोड के अकॉर्डिंग समझे तब कैसे होगा, इस रोड के अकॉर्डिंग हमारा क्या है पर्टिकुलर, यह हमारा क्या है या हमारा किसी कोई वाहन हुआ, इस वाहन को अगर हम यहाँ तक ले जाते हैं और दूसरे वाहन को यहाँ पर पर्टिकुलर जिस पर अगर चलेगी वाहन तब इसे कुछ घर्षण भी उत्पन्न होगा, उस घर्षण को उत्पन्न होने की क्रिया को हम क्या कहेंगे सीमांत, यानी कि दो सतह के मध्य इसके दोनों के मध्य जो घर्षण उत्पन्न होगा उसे हम बोलते हैं सीमांत घर्षण। जैसे मान लीजिए एक अवस्था ऐसी भी आती है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए ठोस सतह के ठीक चलने वाली होती है उस समय हम क्या करते हैं घर्षण बल अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचाती है जो कि वह वस्तु को चलने की रोकने का प्रयास करता है, उच्चतम सीमा को घर्षण सीमांत भी बोलते हैं। अब समझते हैं इसका कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कह सकते हैं कुछ समय इसके बारे में विस्तार से समझ लीजिए। घर्षण यानी कि सीमांत घर्षण, जैसे मान लीजिए सीमांत घर्षण बल लगाने के या बल लगाए हुए वह बल के बराबर होता है जब वह वस्तु को चलने की स्थिति में होती है तो यह सीमांत घर्षण जिसे बोलते हैं F से लगाया जाता है। यदि हमारा F से लगाया गया तो हमारा वह बल जो होगा वो हमारा क्या होगा P होगा, ठीक है। अभी हम आप लोग बताएं फिगर डायग्राम से क्या हमारा है P मानते हैं जिसे वह बल और इसे हम
फोर्स मानते हैं, जिसे हम बोलते हैं घर्षण यानी कि बल, और यहाँ पर हम W यानी कि भार, और यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं इस फिगर डायग्राम से, जहां पर हमारा क्या पूछा है P इक्वल टू F, क्या पूछा है P इक्वल टू F, P बराबर F। अब P बराबर F क्या है, P हमारा क्या है वह बल है, क्या है वह बल है, P हमारा क्या है वह बल, और F क्या है हमारा, F हमारा सीमांत बल है, क्या है सीमांत बल है, ठीक है। जब हमारा सीमांत बल P इक्वल टू F, अब हम न्यू नियम से स्टार्ट करेंगे घर्षण के नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण के नियम नोट कर लीजिए, घर्षण का नियम, ठीक, ये आपका नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे क्या घर्षण का नियम, ठीक है। घर्षण के नियम बेहतर तरीके से कुछ पॉइंट जान लीजिए, घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण फर्स्ट नियम से क्या प्रयुक्त करता है, सेकंड नियम से क्या प्रयुक्त है, और थर्ड नियम किस स्टेप को फॉलो करता है, इसको जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, घर्षण जब हमारा बल हमेशा वस्तु के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो वहां पर क्या घर्षण के नियम पर भी डिपेंड करता है, और क्या डिपेंड करता है घर्षण के नियम पर, बल के हमेशा लगने वाले वह बल के बराबर होता है जो वस्तु को चलने का प्रयत्न करता है, उसे हम घर्षण के नियम पर भी लागू करते हैं। ये जो बता रहे हैं सब घर्षण के नियम पर लागू है। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि घर्षण बल हमेशा वस्तु को चलने की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, या किस नियम पर प्रयुक्त होता है, तो आप बताना है घर्षण के नियम पर प्रयुक्त होता है। ओके गाइस, अब सेकंड लिख लीजिए, सेकंड है स्टूडेंट, घर्षण बल हमेशा क्या लगाए गए वह बल के बराबर होता है जो वस्तु के चलने का प्रयत्न करता है, वह किस पर डिपेंड होता है घर्षण के नियम पर। और थर्ड में क्या प्रयुक्त है, थर्ड में यह प्रयुक्त करता है घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति व स्थिति पर निर्भर करती है, क्या प्रकृति व स्थिति पर निर्भर करती है, जो उसके आकार और क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। आप लोगों को पता है स्टूडेंट, पूछ लिए दो क्वेश्चन पूछ लेता है, घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति व स्थिति पर निर्भर करती है, ट्रू है कि फॉल्स है, तब आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। अब आपके सेकंड क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जब हमारा घर्षण बल उसके आकार और क्षेत्रफल निर्भर नहीं करती है, पूछ लिया, परंतु उसके आकार और क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता, तब यह क्या बताएगा ट्रू है फॉल्स है, तब आपको स्टूडेंट क्या बताना है, ये चीजें आपको देखना है। फिर आप बता देते हैं, जैसे पूछ लिया घर्षण बल सतहों के बीच प्रकृति व स्थिति पर निर्भर करती है, हमारा क्या ट्रू है, यानी कि सही है कि निर्भर करती है घर्षण बल पर, ठीक है। और सेकंड पूछ लिया परंतु उसके आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, ये राइट है, क्योंकि आकार और क्षेत्रफल पर कभी नहीं निर्भर करती है घर्षण के नियम पर, ठीक है। और फोर्थ स्टेप यह फॉलो कर दीजिए, सीमांत घर्षण बल दो संपर्कों के बीच की अभिलंब प्रतिक्रिया समानुपाती होती है, जिसे बोलते हैं F प्रोपोर्शनल R, क्या बोलते हैं F प्रोपोर्शनल R, ठीक। अब लोग स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से, और आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे क्या घर्षण के नियम पर लागू होने वाला कुछ क्वेश्चन, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको राइट करना है, याद कर लेना, जिससे आपके आगे काम देगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग ये चीजें नोट कर लिए होंगे, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आज हम नेक्स्ट स्टेप के आगे नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे आपको घर्षण का नियम, ठीक है। आज के लिए यही समाप्त करते हैं स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।